आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड के क्या लॉ होते हैं, मतलब डिमांड के नियम होते हैं, हम पढ़ेंगे इस बारे में। द लॉ शो इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। लॉ डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स यानी उल्टा रिलेशन दिखाता है, मतलब जब भी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस घटेगी और प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, दोनों हमेशा आपस में उल्टी चलती है। एज ए प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा। इट रिफ्लेक्ट द कंज्यूमर्स एटीट्यूड। कंज्यूमर्स का एटीट्यूड दिखाता है। अब एक बार ये समझ लीजिए ऐसा क्या होता है। इनवर्स रिलेशन इसलिए होता है, किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, अगर वो चीज़ महंगी हो जाएगी तो आप उसको खरीदना कम पसंद करोगे, भाई महंगी है। तो अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाएगी मतलब सस्ती होगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। भाई सस्ती होगी तो आप खरीदना जल्दी प्रेफर करोगे। ऐसे कुछ एक्सेप्टेशंस हैं। एसेंशियल गुड्स लाइक सॉल्ट, लाइफ सेविंग मेडिसिन एक्सेट्रा। नमक है और लाइफ सेविंग मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, कितनी महंगी हो जाए आपको मजबूरी है लेना तो आप लोगे ही इन चीज़ को। तो इन पे काम नहीं करता है कि दवाइयों की प्राइस कितनी पड़ता है, अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप लोगे, भलाई वो सस्ती हो या महंगी हो। वेबलन गुड्स, दोज गुड्स विच आर एसोसिएटेड विथ सोशल प्रेस्टीज एंड लग्जरी लाइक गोल्ड। कोई चीज़ लग्जरी से जुड़ी हुई हो, सोशल प्रेस्टीज से जुड़ी हुई हो, जैसे गोल्ड हो गया, ये सब हो गया, तो इसके लिए लोग सोचते नहीं है। लग्जरी से जुड़ी हुई चीज़ों के लोग सोचते नहीं है। अगर महंगी महंगी गाड़ियाँ लेते हो, कितनी महंगी होगी लेंगे, वो डिमांड उस पर प्रेफर नहीं करती। तो ये वाला रूल इस पर प्रेफर नहीं करता। गिवन गुड्स, दीज दीज गुड्स आर ऑफ लो क्वालिटी एंड आर नॉन लग्जरी। देयर डिमांड इंक्रीजेज इवन व्हेन देयर प्राइस इंक्रीजेज। देयर डिमांड इंक्रीजेज बिकॉज द प्राइस ऑफ देयर सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेज। गिवन गुड्स वो होते हैं जो लो क्वालिटी के होते हैं या नॉन लग्जरी के अंदर आते हैं। उनकी डिमांड इंक्रीज होती है जब उनकी प्राइस इंक्रीज होती है। नॉन लग्जरी के अंदर आते हैं सब, इनकी प्राइस, इनकी डिमांड इंक्रीज होगी, अगर इनकी प्राइस इंक्रीज होगी तो इसी दोनों उल्टा नहीं चलते, दोनों साथ में चलते हैं इसमें। तो ये गिवन गुड्स के ऊपर ये वाला लो काम नहीं करता। नार्कोटिक्स, ड्रग्स, एल्कोहल, तो दुनिया एडिक्ट होती है उन चीज़ों की, तो एडिक्शन के अंदर ये डिमांड काम नहीं करेगी। फैशन आइटम, वॉचेस, कार एक्सेट्रा। वॉच हो गई, कार हो गई, फैशन आइटम है। किसी चीज़, किसी लोग को फैशन करना है, वो चीज़ पसंद है तो है, उसकी प्राइस कितनी बड़े मुझे चाहिए तो वही चाहिए, तो फैशनेबल आइटम्स पे भी ये डिमांड काम नहीं करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, ऐसे फैक्टर्स जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इंक्रीजेज इन प्राइस, सप्लाई इंक्रीजेज। जो गुड्स और सर्विसेज की प्राइस होती है विच इंक्रीजेज इन प्राइस, सप्लाई इंक्रीजेज। अगर उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी वो डिपेंड अफेक्ट करती है सप्लाई को। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट अफेक्ट करता है सप्लाई को। अगर चीज़ महंगी बिकेगी तो महंगी बनेगी तो महंगी बिकेगी, तो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होता है, खर्चा आता है, तो वो भी सब उसको अफेक्ट करता है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट राइजेज, सप्लाई डिक्रीजेज। जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो चीज़ वो महंगी होगी तो सप्लाई घटेगी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का जो तरीका होता है वो भी डिपेंड करता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा है तो सप्लाई कम हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा सप्लाई बढ़ जाएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर की अवेलेबिलिटी भी किसी डिपेंड करती है। लेबर कितनी महंगी है, सस्ती है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल अपन को सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे, ब्याज कितना देना पड़ रहा है, अपन कुछ पैसा उधार ले रहे हैं, वो भी इस पर डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल टेक्नोलॉजी, आप किस टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं। आप एक मशीन से काम कर रहे हो तो आपको माल सस्ता पड़ेगा, आप फटाफट एक चीज़ प्रोडक्शन कर दोगे। और आप अगर नॉर्मल आदमी से वो काम करवाने तो वो शायद बहुत आपको महंगा पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा काम करेंगे या फिर बहुत देर बना के देंगे आपको, वो भी डिपेंड करता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इस पर डिपेंड करती हैं। नेचुरल कंडीशंस, कोई अर्थक्वेक आ जाए या फिर डिम सप्लाई के फेवरेबल कोई कंडीशन है या नहीं है, वो भी इस पर डिपेंड करती है। नेचुरल कंडीशन जब फेवरेबल होती है, जब साथ में होती है तो सप्लाई बढ़ेगी, और अगर नेचुरल कंडीशन अपने अपोजिट काम करती है तो सप्लाई घटेगी। नेचुरल कंडीशन होती है ये अर्थक्वेक जो भी नेचुरल क्लाइमेट की कंडीशंस होती है वो नेचुरल कंडीशंस होती है। नंबर ऑफ सप्लायर्स, इफ द नंबर ऑफ सप्लायर्स इज मोर देन सप्लाई इंक्रीजेज। अगर नंबर ऑफ सप्लाई ज़्यादा होंगे
तो सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि जब ज़्यादा सप्लायर्स होंगे, ज़्यादा लोग सप्लाई कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली बात सप्लाई बढ़ेगी। नेचर ऑफ गुड्स, सम गुड्स आर पेरिशेबल, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, देयर सप्लाई कैन नॉट बी मेंटेन फॉर whole year. द गुड्स विच आर नॉन पेरिशेबल, दिस सप्लाई कैन बी मेंटेन फॉर whole year. पेरिशेबल गुड्स, सब कुछ गुड्स होते हैं जो पेरिशेबल होते हैं, जैसे हो गई फ्रूट हो गए, वेजिटेबल होगी, सब्जी वब्जी, मतलब पेरिशेबल मतलब जो ख़राब हो जाती है जल्दी, वो पेरिशेबल होती है। नॉन पेरिशेबल होती है जल्दी ख़राब नहीं होती, साल भर गेहूँ है साल भर के लिए रख के पटक दी, कोई दिक्कत नहीं कि ख़राब नहीं होती। सब्जी केले आप साल भर के लिए रख सकते हो क्या, नहीं हो तो 2 दिन में ख़राब हो जाएंगे। तो जो पेरिशेबल होती है उनकी सप्लाई कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको अपन रख के मेंटेन नहीं कर सकते साल भर के लिए। और नॉन पेरिशेबल को अपन सप्लाई मेंटेन कर सकते हैं, उनको साल भर के लिए 2 साल के लिए अपन रख के मेंटेन कर सकते हैं वो। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस, if the producer feels that the prices will be if the producer feels that the prices will increases in the future, then the supply is reduced at present. अगर प्रोड्यूसर को लग रहा है कि इसकी प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई आज ही कम कर देता है, क्योंकि प्राइसेस फ्यूचर में बेचेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एंड इफ द प्रोड्यूसर फील दैट विल डिक्रीज, और उसको लगेगा कि फ्यूचर में प्राइस इसकी कम हो जाएगी तो आज ही सप्लाई बढ़ा देगा, जल्दी जल्दी माल निकाल लो, फ्यूचर में लॉस होने वाला है, ये सस्ता हो जाएगा। टाइप्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई क्या टाइप होती है? मार्केट सप्लाई, इट इज़ डेली सप्लाई लाइक वेजिटेबल एंड डेयरी प्रोडक्शन। मार्केट सप्लाई होती है, इट इज़ डेली सप्लाई लाइक, जो डेली सप्लाई होती है वेजिटेबल डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ मार्केट सप्लाई में आते हैं। शॉर्ट टर्म सप्लाई, जो सप्लाई दिस सप्लाई टेक्स लेस टाइम, ये कम टाइम में सप्लाई हो जाती है, ये डिमांड के हिसाब से चेंज भी हो सकती है वाली सप्लाई। लॉन्ग टर्म सप्लाई, सप्लाई विच टेक्स लॉन्गर टाइम, इट कैन नॉट बी चेंज इजीली एज डिमांड चेंजेस। ये जल्दी से डिमांड के हिसाब से डलती नहीं है, ये डिमांड के हिसाब से नहीं चलती, जल्दी से कैन नॉट बी चेंज इजीली एज डिमांड चेंजेस, डिमांड चेंज होगी तो उसके हिसाब से इजीली चेंज नहीं होगी है। जॉइंट सप्लाई, व्हेन 2 or more गुड्स आर सप्लाइड टुगेदर, क्रूड ऑयल और टू डीजल, अगर क्रूड ऑयल की सप्लाई बढ़ेगी तो डीजल की सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी। क्रूड ऑयल कम हो गया तो डीजल कम हो गया, डीजल कम हो जाएगा तो पेट्रोल कम हो जाएगा, क्रूड ऑयल टू बटर मिल्क, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, सीधी सी बात है, तो उसको जॉइंट सप्लाई बोलते हैं। कंपोजिट सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। ये हमने कल भी पढ़ा था, कंपोजिट सप्लाई होती है जो एक ही चीज़ बहुत जगह काम आती है तो हम पता नहीं लगा सकते किसकी सप्लाई किसके हिसाब से चल रही है। जैसे वाटर है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी होती है, खाने बनाने में काम आती है, सब कंपोजिट सप्लाई होती है। लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई का क्या नियम है, सप्लाई का क्या कानून है? लॉ शोज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, तो किसी चीज़ की प्राइस बढ़ गई तो उसकी सप्लाई को ऑटोमेटिक बढ़ा देंगे ताकि उस प्राइस में हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो। कोई चीज़ है पहले 10 रुपये बिकती थी, अब 12 रुपये बिकने लगी तो ज़्यादा बेचेंगे, क्योंकि 12 हमको 2 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, तो जल्दी जल्दी जितना बेचेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई को बढ़ा देते हैं ताकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। दोनों में बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा। इट रिफ्लेक्ट्स प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के बीच में रिफ्लेक्ट करता है। ये हमको कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच की चीज़ दिखाता है। एक्सेप्टेशंस, मोनोपोली इन मार्केट, मार्केट में अगर किसी चीज़ की मोनोपोली है तो वो इसका एक्सेप्टेशन होता है। मोनोपोली की कंडीशन कोई कुछ नहीं कर सकता। मोनोपोली होती है जब किसी एक ही आदमी का राज हो, जो करेगा वो करेगा, उसकी जचेगी जितनी प्राइस में बेचेगा, वो मोनोपोली होती है। प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशंस, जब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आती है वो इसकी एक प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में ये काम नहीं करते। अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा सप्लाई करना भी चाहो तो कैसे करो जब ट्रांसपोर्ट ही आपको साथ नहीं दे रहा। गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक प्रोहिबिशन, लाइक प्रोहिबिशन मतलब गवर्नमेंट ने मान लो आपको प्रोहिबिट कर दिया कि आप गुटखा नहीं बेच सकते ज़्यादा, तो आप जब आपको मान लो गुटखे पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो तो आप ज़्यादा कैसे बेचोगे? जैसे कि शराब है, दारू है, अब दारू आप ड्राई डे के दिन नहीं बेच सकते, गवर्नमेंट ने आपको बंद कर दिया, ड्राई डे के दिन नहीं बेचो। अब आप बेचना भी चाहो, आप चाहो कि मेरे प्रॉफिट हो रहा है मैं ऐसी सप्लाई बढ़ाऊँ, लेकिन आप नहीं बढ़ा सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। तो ऐसी कंडीशंस में ये दोनों की काम नहीं करती। नेचुरल क्लाइमेटी, कोई नेचुरल क्लाइमेटी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी सुनामी आ जाए, तो उस कंडीशन में सप्लाई काम इसकी वाली चीज़ काम नहीं करती। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, प्राइस इज द पॉइंट ऑन विच बोथ द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर एग्री, इट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस। प्राइस एक वो कंडीशन है जहाँ पे प्रोड्यूसर
जो चीज़ को प्रोड्यूस करने वाला है, और कंज्यूमर जो खरीदने वाला है उस चीज़ को कंज्यूम करेगा, दोनों एक उस प्राइस पे आगे एग्री हो जाते हैं, हाँ भाई तू तो मेरे को इतने में दे दे, मैं तेरे से इतने में ले लूँगा। वो होता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल हैव सम कॉस्ट। लैंड, अगर आप किसी चीज़ की लैंड देते हो तो आपको सीधी सी बात है, अगर आप ज़मीन लोगे तो ज़मीन की आपको रेंट देना पड़ेगा। आप अगर लेबर यानी कोई मजदूर लगा रहे हो तो आपको उसको वेजेस देने ही पड़ेंगे। अगर आप कैपिटल किसी से पैसा ले रहे हो तो आपको उसके बदले में ब्याज देना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर, अगर आप कोई धंधा स्टार्ट करो तो उसके बदले में आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये फैक्टर के प्रोडक्शन कॉस्ट, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कंज्यूमर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? रेंट, रेंट मतलब आपने जो भी ज़मीन जो भी ली उसके आप बदले में जो रेंट देते हो, उस रेंट में आप वेजेस ऐड करोगे, इंटरेस्ट ऐड करोगे, प्रॉफिट ऐड करोगे। इन चारों चीज़ों को जब आप प्रोडक्शन कॉस्ट की जब सारी चीज़ों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगी फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस वो होती है जब आप फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करोगे, सब्सिडी माइनस करोगे। भाई फैक्टर कॉस्ट मतलब आपकी जो फैक्टर की जो कॉस्ट हुई, आप कोई फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर मतलब फैक्ट्री, भाई फैक्टर का आप फैक्ट्री एक चीज़ है ना, तो फैक्टर मतलब फैक्ट्री की कॉस्ट क्या है आपकी, तो फैक्ट्री कॉस्ट है आपकी रेंट। भाई फैक्ट्री में आप रेंट भी दिया होगा, वेजेस आपने मजदूरों को पैसा दिया होगा, इंटरेस्ट आपने जो पैसा लगाया आप खर्चा कर रहे हो उसके ब्याज दे ही रहे होगी इंटरेस्ट, फिर आपको जो प्रॉफिट हो वो, तो ये होती है फैक्ट्री कॉस्ट। इन सबको आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगी फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस मतलब मार्केट से आपने क्या प्राइस ली, भाई आप उस चीज़ को मार्केट में बेचोगे तो उसी चीज़ थोड़ी ना बेच दोगे। आपके पास 50 रुपये का और इतना खर्च, ये सारा खर्चा आपके पास 50 का आ गया तो आप 50 थोड़ी ना बेच दोगे। तो फैक्टर कॉस्ट 50 रुपये, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। कोई बाहर बेचने के लिए आपको टैक्स देना पड़ा हो, भाई 50 रुपये था, आपको बाहर GST VST टाइप के टैक्स होते हैं, वो टैक्स भी तो आप ऐड करोगे, ऐसे ना थोड़ी खुद लोग थोड़ी ना खाओगे, तो वो टैक्स जोड़ो। तो 50 रुपये तो चीज और प्लस उसके अंदर आपने 10 रुपये का टैक्स और जोड़ दिया, तो वो कितने हो गए 60 रुपये के, माइनस सब्सिडी। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, उस टाइप की सब्सिडी मान लो 5 रुपये की सब्सिडी दे रही हो, तो 50 रुपये की चीज़ थी, 5 रुपये आपको टैक्स लगा वो ऐड कर दिया, माइनस जो भी सब्सिडी दे रहे हो आप उसको माइनस करो, तो -5 रुपये सब्सिडी माइनस कर दी, तो ये हो गया 55। तो मार्केट प्राइस आ जाएगी 55। ये होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये मार्केट प्राइस और ये सब निकालना हम नेशनल इनकम में अच्छे से सीखेंगे, वो जो काम का है इसका ध्यान रखेंगे। नेशनल इनकम पूरा चैप्टर इसी बेस पे है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, देखिए अब बढ़ते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के कितने सेक्टर होते हैं? इकोनॉमी के 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, अंडर इट दोज एक्टिविटीज आर प्लेस्ड विच आर मेनली एसोसिएटेड विद नेचर, एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डेयरी, फिशिंग। इट इज़ पॉपुलर नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में वो चीज़ मेनली आती हैं जो नेचर से जुड़ी हुई हो, नेचुरल चीज़ें, जैसे कि हम खेती कर रहे हैं नेचुरल है, हम डेयरी काम कर रहे हैं, दूध निकाला नेचुरल है, भैंस दूध देती है तो भैंस नेचुरली दूध देगी, कोई मशीन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है तो नेचुरली दूध देगी। खेती कर रहे हैं नेचुरल है, मछली पालन कर रहे हैं, मछली तो नेचुरल है, मछली नेचुरली पल रही है। तो ऐसी चीज़ें जो नेचुरल वर्क करती हैं, नेचर से जुड़ी हुई है, वो सब प्राइमरी सेक्टर में आती है। इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर बोला जाता है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर नेचुरल है। सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर प्लेस्ड अंडर इट एंड इट इज पॉपुलरली नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एक्सेट्रा। इन इंडिया माइनिंग इज प्लेस्ड अंडर सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जहाँ भी होती है उसको सेकेंडरी सेक्टर माना जाता है, इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गई, फर्नीचर का काम करने वाली इंडस्ट्रीज हो गई, टेक्सटाइल यानी कपड़ों की इंडस्ट्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉनिक के अपनी इलेक्ट्रॉनिक के जो सामान आते हैं उनकी इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारी इंडस्ट्रीज, ये सब इंडस्ट्रीज होती हैं, ये सब सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती है। और इंडिया के अंदर माइनिंग भी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती है। माइनिंग देखा जाए तो एक नेचुरल है, तो ये प्राइमरी माननी चाहिए थी, लेकिन नहीं, माइनिंग को सेकेंडरी सेक्टर में रखा गया है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, कभी माइनिंग आ जाए आप सोचो नेचुरल है, तो नेचुरल नहीं, प्राइमरी में नहीं आएगी, सेकेंडरी में आएगी, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर, सर्विसेज आर केप्ट इन टर्शियरी सेक्टर, हैंस इट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, मेडिकल सर्विस, बैंकिंग सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, एजुकेशन सर्विसेज। सर्विसेज आर आल्सो डिवाइडेड इंटू टू अदर सेक्टर्स। टर्शियरी सेक्टर सर्विसेज, सर्विस क्या होती है? कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो क्या कर रहा है वो? सर्विस दे रहा है आपको। डॉक्टर आप
डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, क्या दे रहा है आपको? सर्विस दे रहा है। कोई चीज़ जो अपना खुद का, बंदे का खुद का टैलेंट रहता है, वो अपने टैलेंट के तौर पर आपके लिए कुछ कर रहा है, उसको सर्विस बोलते हैं। तो वो सर्विस सेक्टर सारा टच सेक्टर में आता है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, भाई कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट कर रही है इधर से इधर, तो आपको ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, पोस्टिंग सर्विसेज, डिलीवरी सर्विसेज, इस टाइप की जितनी भी सर्विसेज आती हैं सारी ट्रस्टेड के अंदर आती है। सर्विसेज जितनी भी सब ट्रस्ट सेक्टर में आएगी। एग्जाम्पल दिए, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, कोई चीज़ इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना। मेडिकल सर्विसेज, आपकी कोई डॉक्टर इलाज कर रहा है आपको, तो मेडिकल सर्विस दे रहा है, सर्विस मेडिकल सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर कंसिडर्ड इन ट्रस्ट सेक्टर। फिर सर्विसेज दो टाइप की होती है, क्वांटरनरी सेक्टर, नॉलेज बेस्ड सर्विसेज आर केप्ट अंडर इट। मेडिकल सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, जितनी भी नॉलेज बेस्ड सर्विसेज होती है, जैसे टीचर की सर्विसेज हो गई, डॉक्टर की हो गई, एक वकील की हो गई, इन सब की सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, सारी सर्विसेज क्वांटिनरी सर्विसेज के अंदर आती है। मतलब जिनमें नॉलेज बेस हो, नॉलेज की बेसिक सर्विसेज सारी इसके अंदर आती है। दूसरी है क्वाइनरी सर्विसेज, हाई लेवल इंटेलिजेंस, हाई लेवल इंटेलेक्चुअल डिसीजंस मेकिंग सर्विसेज आर केप्ट अंडर इट। जितने भी हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल डिसीजन मेकिंग टास्क होते हैं, फिर जो कंडीशंस होती है, वो इसके अंदर आती हैं। सिविल सर्विसेज के IAS, RAS, पॉलिटिकल सर्विसेज, जितने भी नेता होते हैं, ये सारे कुछ इसके अंदर आएंगी। ये जो सर्विस देते हैं वो आएगी क्वाइनरी सर्विसेज में, क्वाइनरी सेक्टर में, सॉरी। द इकोनॉमी ऑफ एनी अदर डेवलप इन 3 stages. द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री डेवलप इन 3 stages. कोई भी कंट्री की इकोनॉमी 3 स्टेज में डेवलप करती है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी और सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी। मतलब कोई भी कंट्री की जो इकोनॉमी बेस करती उठती है, तो तीनों बेस पे उठती है। एग्रीकल्चर के बेस पे उठेगी, इंडस्ट्री के बेस पे, सर्विस के बेस पे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज एग्रीकल्चर बेस्ड। आज़ादी के टाइम पे हम एग्रीकल्चर बेस्ड थे। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP वाज 55%, विच हैज़ रिड्यूस टू 70%। उस टाइम पर 55% अपनी इकोनॉमी, 55% इकोनॉमी अपनी एग्रीकल्चर के बेस पे चल रही थी, और हम एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थे। लेकिन आज ये 55% से घट के 17% पे आ गया है, और प्रेजेंट टाइम में 17% है एग्रीकल्चर का योगदान। GDP प्रोडक्शन, GDP होता है प्रोडक्शन, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। GDP की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हम इसको GDP वाले चैप्टर नेशनल इनकम के अंदर पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो GDP क्या होती है? प्रोडक्शन होता है। एट प्रेजेंट इंडियन इकोनॉमी इज सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 55% टू GDP। आज की तारीख में हम एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, आज की तारीख में हम सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। ये क्वेश्चन आता है कि इंडियन इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है, तो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। हमारे आज की तारीख में 55% GDP हम सर्विस के थ्रू कंट्रीब्यूट करते हैं। बट इवन टुडे 50% ऑफ द पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, हैंस एज पर कैपिटा इनकम इन एग्रीकल्चर इन सेक्टर इज लो। लेकिन आज भी जब हमारा इंडिया 55% के सर्विस सेक्टर के अंडर काम कर रहा है, तब भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। और इसी कारण हमारे इंडिया का पर कैपिटा इनकम कम जो होता जा रहा है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज लो। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लो होता जा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग तो ज़्यादा है और पैसा कम है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का पर कैपिटा इनकम इसी कारण लो होता जा रहा है। 50% ज़्यादा लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे टच में है आज भी। इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ नॉट बीन एबल टू डेवलप सफिशिएंटली इन इंडिया। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना स्कोप है नहीं, और सर्विस सेक्टर हमारा अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, 55% लोग इसमें हैं। लेकिन इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर सफिशिएंट जितना ग्रो करना चाहिए तो ग्रो किया नहीं, एक लिमिट में ही ग्रो कर रहा है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।